हम यह समझ सकते हैं कि जिस वार्ता को हम बोलते हैं, समझते हैं तथा समझाते हैं, उसके अनेक विवेचनात्मक तथ्य हम उपयुक्त रूप से समझ सकते हैं। अब हम पहला हम टॉपिक नोट करें, जिसमें लिखना है ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना जिससे विचार विनिमय एवं विभिन्न तथ्यों का आदान प्रदान, ध्वनि संरचना के आदान प्रदान किया जाता है। ध्वनि संरचना तथ्य एवं उपयुक्त परिवेश का समायोजन प्रस्तुत करता है। उत्तर दायित्व की पूर्ति भी करता है। ध्वनि संरचना के कुछ निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला, ध्वनि संरचना का सबसे पहला प्रकार है कि हम जो वाक्य विन्यास और शब्द विन्यास का विश्लेषण करते हैं, उसमें हम उस सभी तथ्यों का समायोजन करते हैं जो हमें बोलना है, जो किसी के अनुमोदन के लिए उपयोग करना है। तो ध्वनि संरचना एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्यों को एक समीकरणात्मक दृष्टिकोण से निष्पादन करती है और उपयुक्त एवं स्पष्ट स्वरूप प्रदान करती है। ध्वनि संरचना विचार तथा भावों को एक दूसरे के साथ पूरक मानकर और उसे संबंधित व्याख्यान का परिमार्जन भी करती है। ध्वनि संरचना आधार युक्त तथ्यों का समायोजन करते हुए सम दृष्टि का आधार प्रभावयुक्त बनाती है, जिससे हम ध्वन्यात्मक इकाई को एक उपयुक्त तथ्यों का समावेश अवलोकन करते हुए उसे समझ और समझा सकते। ध्वनि संरचना में निम्नलिखित मुख्य तथ्य स्पष्ट होते हैं। आप उसे लिख सकते हैं। ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना के निम्नलिखित आयाम हैं। पहला, वाचन प्रक्रिया को एक नंबर में लिखिए, वाचन प्रक्रिया को एक आधार प्रदान करता है। ध्वनि संरचना का दूसरा लिखिए, ध्वनि संरचना के द्वारा विभिन्न तथ्यों का परिचय होता है। इसके द्वारा, तीसरा में लिखिए, इसके द्वारा आधार युक्त संरचना का निर्माण के साथ साथ विभिन्न समस्याओं, आधार युक्त संरचना का निर्माण के साथ साथ विभिन्न पहलुओं की जानकारी समुचित ढंग से प्राप्त होती है।
तीसरा हो गया। समुचित ढंग से प्राप्त होती है, विभिन्न पहलुओं की जानकारी समुचित ढंग से प्राप्त होती है। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए बार बार तुम बोलो नहीं, हाँ समझ गया ना, इसीलिए वीडियो ऑन नहीं करने के लिए कह रहा है तुमको। उसके बाद चौथा है ज्ञानात्मक वृद्धि। तो और वीडियो कहाँ चला? ऑफ कर। ज्ञानात्मक वृद्धि का भी समावेश उपस्थित होता है। और पांचवा लिखिए, विभिन्नता को एकरूपता का प्रभाव, विभिन्नता को एकरूपता का प्रभाव मिलता है। ध्वनि संरचना हो गया। अब इसको हम समझते हैं फिर ध्वनि संरचना। ध्वनि संरचना एक का आधार प्राप्त होता है। ध्वनि संरचना हम समझते हुए उसके मुख्य आयाम को, अब लिखना नहीं है, केवल समझना है आपको। तो एक, हाँ बोलिए। ध्वनि संरचना को समझते हुए, हाँ तो विभिन्नता को एक रूपता प्रदान करता है। ध्वनि संरचना विभिन्नता को एक रूपता प्रदान करता है। अब हम लोग समझेंगे, जब ध्वनि संरचना का विस्तार होता है तो उसे वाद्य यंत्रों द्वारा, गीतों द्वारा, संगीतों द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ध्वनि रचना का वाक्य विन्यास के रूप में हम विस्तार करते हैं। जब वह मुख्य तथ्य उन ध्वनि संरचना का आधार प्रस्तुत करता है, तब यह जान लेते हैं, यह समझ लेते हैं। पॉज करो तो शुरू करें। आगे हम लोग ध्वनि संरचना को, मोबाइल भी नहीं आना चाहिए, हम ध्वनि संरचना को जब स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि एक ही ध्वनि को हम शब्द रूप में इस्तेमाल करते हैं, और शब्द रूप में जो इस्तेमाल किया हुआ ध्वनि है वह शब्द रचना का आधार बनता है। ध्वनि संरचना मुख्य बिंदु को जोड़ती है तथा विभिन्नता को एक रूपता प्रदान करती है। ध्वनि संरचना का जो विकास है उसके बारे में कहा गया है कि ध्वनि का आधार उन पशु पक्षियों ही नहीं, पेड़ पौधों में भी एक अमृत का रसपान कराता है। हम जब ध्वनि का आधार उन विधाओं के आधार पर करते हैं तो वह विधा जिसे गीत के रूप में, संगीत के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, सरस वाक्य शब्द के द्वारा हम ध्वनि को समझते हैं या समझाते हैं। ध्वनि को जब हम समझते हैं तो हमारी ध्वन्यात्मक जो पहलू है
उसको जब जानने की कोशिश आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ध्वनि से मनुष्य ही नहीं, जो जीव चेतना युक्त हैं, पशु पक्षी भी आनंद प्राप्त करते हैं। ध्वनि संरचना, अगर विषय वस्तु पर हम आए तो एक विद्यालय में शिक्षक के द्वारा उन ध्वनि संरचना को आधार युक्त बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उस तथ्यों को विश्लेषण करने के लिए, संश्लेषण करने के लिए हिलानी चाहिए, संश्लेषण करने के लिए बच्चों का मस्तिष्क एक रूपता का पर्याय बनता है, जिसे गुरुजन उसे सजाने और संवारने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा। और कुम्हार मतलब होता है जो घड़ा को बनाने वाला होता है। तो गुरु का उदाहरण घड़ा को बनाने वाले कुम्भकार से दिया गया है, कुम्हार से, जो उस घड़े को गढ़ते हुए उसके खोट को काटता है, और जब घड़ा कुछ टेढ़ा होता है तो नीचे से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मारते हुए उस घड़े को गोल बना देता है। तो यहाँ यह समझना हमें जरूरी है कि हमारे गुरुजन उस ध्वनि संरचना को, जैसे गांव में बच्चे जो बोलते हैं, मातृभाषा कहते हैं, लेकिन विद्यालयी भाषा अलग हो जाता है। तो जब बच्चे, हम लोग डीएलएड के बच्चे को जब यह समझाते हैं, तो आप लोग डीएलएड के ही बच्चे हैं जो अभी इस तथ्य को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आप जब किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हो और उस विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी अनुशासन युक्त होते हैं और अनुशासनहीन होते हैं, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं विद्यालय में। तो जो अनुशासनहीन विद्यार्थी होते हैं उसे आप डांटते हो, और जो अनुशासन युक्त होते हो उसे शाबाशी देते हो। ध्वनि तो आप ही की होती है, लेकिन एक ही वर्ग कक्ष में आप पढ़ाने जाते हो तो एक विद्यार्थी को आप शाबाशी देते हो और दूसरे विद्यार्थी को डांटते हो। तो हमारी ध्वनि संरचना उस विद्यार्थी के लिए वरदान है, लेकिन वह विद्यार्थी उस तथ्य को नहीं समझता है, तो उसके लिए वरदान होते हुए भी वह वरदान से अलग हो जाता है। हम ध्वनि संरचना को दूसरे रूप में अगर जानेंगे तो उसमें हम समझेंगे एक विकारी, एक अविकारी होते हैं। एक सार्थक ध्वनि होता है, एक निरर्थक ध्वनि होता है। तो सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि जो है, वह सार्थक ध्वनि का आधार, जब सार्थक ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो सार्थक ध्वनि में यही होता है कि जिससे सार्थक वार्तालाप हो रही हो। अनिरर्थक ध्वनि का मतलब है जिसका कोई, लोग कहते हैं ना, जिसका जड़ है, न जिसका
फुनगी है, गांव में कहता है। कोनो ऐसा बात बोलते हो जिसका कोई जड़ फुनगी नहीं है, गांव में बोलता है। इसका सीधा है जो न शीर्ष है न मूल है, और बिना शीर्ष मूल के इस वार्तालाप को तुम बढ़ा रहे हो। तो तथ्यहीन वार्तालाप जो होता है वह ध्वन्यात्मक इकाई को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा तथ्ययुक्त वार्तालाप होना जरूरी है। जब तक हम तथ्ययुक्त वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक हमारी ध्वन्यात्मक इकाई, ध्वन्यात्मक प्रक्रिया, ध्वन्यात्मक सहजता एक रूपता में सम्मिलित नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, और एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलफांस। हम उस विषय वस्तु को देखते हैं, उस अभिव्यक्ति को देखते हैं जिसके द्वारा, जिसके शब्द से मनुष्य को सुख पहुंचता है। इसका रहीम जी ने कहा है कि एक ही शब्द है जो किसी को दुख पहुंचा देता है, और एक ही शब्द है जो किसी को सुख पहुंचाता है। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक ही शब्द से सुख हो जा, मौन खुशी हो जाता है, और एक ही शब्द से दुखी हो जाता है। और एक शब्द बंधन कटे, और किसी कोई आदमी किसी बहुत व्यथा व्यथित हो, उस बंधन में पड़ा हो, और वह शब्द उसे मिलता है तो उसके बंधन कट जाते हैं, वह उस से छुटकारा हो मिल जाता है उसको। और एक शब्द गलफांस, और कभी कभी एक शब्द ऐसा होता है, एक ध्वनि ऐसा होता है जो किसी के गर्दन का गलफांस बन जाता है। मैंने भी लिखा है कि संजीव जिह्वा सिमट रख, इससे कर सदबात, मधुर वचन से प्रीत है, कटु वचन व्याघात। हे मनुष्य, हमेशा अपनी जिह्वा से जो वाणी निकालते हो, जो ध्वनि निकालते हो, उससे अनुचित वाणी नहीं निकालना, उचित वाणी ही निकालना, और उससे सद बात यानी अच्छी बात करना। क्योंकि मधुर वचन से प्रीत है, अच्छी बात बोलोगे तो प्रेम बढ़ेगा। और जब कटु वचन बोलोगे, कटु वाक्य बोलोगे तो व्याघात, कटु वचन व्याघात, कटु वचन से लोग व्यथित होंगे, व्याघात होंगे, और उन विषय वस्तु को, उन ज्ञान को, उन प्राश्रय को, उन परिस्थिति को आपके अनुकूल नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हे मनुष्य, हे बालक, आप हमेशा अपनी जिह्वा से सद्वाक्य निकालो। अब वाक्य संरचना का आधार जो है वह ध्वनि संरचना को पूरा करता है, और ध्वनि से ही वाक्य बनता है। अब सबसे पहले हम कहा जाए तो ध्वनि निकला था डमरू से, जो हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, ननाद ढक्का नव पंचबार। जब इस धराधाम पर मनुष्य आया तो मनुष्य के आने के बाद यह शब्द संरचना शुरू हुआ। उससे पहले ध्वनि संरचना हुई, जो भगवान शंकर के डमरू से निकला था, 14 विन्यास। तो आज हम लोगों ने ध्वनि संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आप सब लोग और कुछ आगे पूछना चाहते हैं और पूछ सकते हैं।